हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। और जैसे कि आपको पता है कि अभी हम क्लास 9 की इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, जिसका भी मैंने पहला चैप्टर आपका स्टार्ट कराया है और जो कि पालमपुर की कहानी है। तो अब उसी का सेकंड लेक्चर है ये, जिसमें मैं आपको आगे का चैप्टर जो है वो समझाने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पालमपुर में खेती। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि पालमपुर में जो मुख्य क्रिया है वो कृषि है, खेती है। इसके अतिरिक्त और भी क्रियाएं होती है, तो उसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अब सब टॉपिक है आपका भूमि स्थिर है। जैसा कि हम सबको पता ही है कि भूमि जो है एक संसाधन है और वो स्थिर रहती है, यानी कि भूमि को हम बढ़ा नहीं सकते हैं, वो जितनी है उतनी ही रहेगी। तो अब इसी में अगर हमें उत्पादन बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे हम स्थिर भूमि के साथ, तो वो ये चीज़ हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पालमपुर में खेती उत्पादन की एक प्रमुख क्रिया है। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर ही निर्भर हैं। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बना करके कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जितनी गुंजाइशें थी, मतलब जो भी आप पेड़ों को काट करके या जो बंजर भूमि थी उसमें तकनीक की सहायता से जो भी आप उत्पादन बढ़ा सकते थे, वो उत्पादन में वृद्धि हो चुकी है, मतलब क्षेत्रफल बढ़ चुका है। अब इसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं है कि क्षेत्रफल में कोई किसी भी प्रकार की वृद्धि हो। तो अब किस प्रकार से उत्पादन बढ़ाया जाए? अब बच्चों, आपको एक चीज़ याद रखना है। यहाँ पर एक 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि भूमि को मापने की इकाई क्या होती है। तो भूमि को मापने की जो इकाई होती है वो हेक्टेयर होती है। इसका क्या मतलब होता है? 100 मीटर की भुजा वाला एक वर्ग। ठीक है, चलो अब आगे। क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग के गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है। कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम में खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं और इन पौधों को पशुओं के चराने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर सितंबर के बीच आलू की खेती की जाती है। सर्दी के मौसम में रबी की खेती में गेहूं को उगाया जाता है। उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं को किसान जो है वो रायगंज के मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेच दिया जाता है। तो अब यहाँ से हम 3 चीज़ें याद रखेंगे: रबी फसल, खरीफ फसल और एक बीच में आलू की खेती की जाती है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। वैसे आपको ये सभी चीज़ें नोट्स में मिल जाएंगी, फिर जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे वैसे आप अपने चैप्टर में अंडरलाइन करते जाइए, ताकि आपके पास अपना खुद का एक नोट्स जो है वो तैयार हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी बुक में अंडरलाइन करेंगे। एक तो रबी फसल, जिसमें गेहूँ उगाया जा रहा है और आलू की खेती करते हैं किसान, और जो सर्दियों में उगाया जाता है वो गन्ना है। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी। उनका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। तब तक किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक
अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्दी किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक में मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। भारत में सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। नदी मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्र में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्र जैसे कि दक्षिण पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। ठीक है बच्चों, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो पालमपुर गांव के बारे में हम पढ़ रहे हैं, वहाँ पे सिंचाई की सुविधा बहुत ही अच्छी विकसित है, लेकिन भारत के अधिकतर गांव में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। आज भी जो कृषि है मुख्य रूप से बारिश के ऊपर निर्भर करती है, और जैसा कि हमें पता भी है कि बारिश का प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि उत्पादन पर पड़ता है। जैसा हमें पता ही है कि अगर अच्छी बारिश होती है तो फसल का जो पैदावार है वो ज़्यादा होती है, और अगर कम होती है तो उत्पादन में गिरावट दर्ज की जाती है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने वाले विधि को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। तो आप ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि एक वर्ष में अगर हम एक जो खेत है, एक छोटा सा टुकड़ा है, उस पर अगर आप 2 से ज़्यादा बार खेती कर रहे हो, जैसे सर्दियों के मौसम में, बरसात के मौसम में, और जायद फसल होता है जो हम दोनों, जैसे जो रबी फसल होती है और जो खरीफ फसल होती है ना, उन दोनों के बीच का जो समय बचता है 2-3 महीने, उसमें भी जो कुछ किसान हैं वो मौसमी चीज़ें उगा करके अपनी भूमि का पूर्ण रूप से उपयोग कर पाते हैं। तो इसलिए हम इस विधि को क्या बोलेंगे, बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने का सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसल पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू को पैदा कर रहे हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि पालमपुर में जो तीसरी फसल है वो क्या है, आलू है। देखो आपको चित्र के माध्यम से भी दिखाया गया है, गेहूं है, बाजरा है, गन्ना है, ये 3 मुख्य फसल हो गई। इसके अलावा वो क्या उगा पा रहे हैं, आलू उगा पा रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है कि भूमि के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविधि फसल प्रणाली है, और दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक विधियों का प्रयोग करना है। उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक के मध्य तक खेती के पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम होती थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसानों को उर्वरक के रूप में गाय के गोबर और दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, उन्हें इनको खरीदना नहीं पड़ता था। मतलब अभी तक हम क्या समझ रहे हैं, देखो बच्चों, कि जो अभी तक मतलब 1960 के दशक तक जो खेती कर रहे हैं किसान, वो एक पारंपरिक तरीके से कर रहे हैं। मतलब कैसे कि जो बीज उनके पास है मौजूद, उनको उन्होंने खेतों में लगा दिया। खाद के रूप में उन्होंने क्या किया, जो गाय के गोबर होते हैं या दूसरे जो हमारे घरों में जैसे हम बोलते हैं अपशिष्ट, जैसे कि फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, उनको सड़ा करके जो उर्वरक बनाया जाता है, जो खाद बनाया जाता है, वो डाल दिए। इसके अलावा सिंचाई के लिए भी कोई विशेष प्रबंधन नहीं करना है। जो नदियां हैं, तालाब हैं, कुएं हैं, उनसे ही पानी लिया और मतलब उन्हीं से जो है सिंचाई की जो व्यवस्था है वो कर ली जाती थी। तो इससे क्या होता था, जो कृषि में उत्पादन प्राप्त होता था वो मात्रात्मक रूप में कम होता था। मतलब किसानों को कम उपज प्राप्त होती थी। ठीक है, तो इसको देखते हुए सरकार ने कुछ परिवर्तन किया, किसानों को प्रशिक्षित करने का प्रयास किया कि आप आधुनिक तरीके से कृषि किस प्रकार से कर सकते हो, और किस प्रकार जो आपके पास सीमित ज़मीन है उस ज़मीन का आप किस तरीके से बेहतर उपयोग करके उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। तो ये सारा परिवर्तन जो 1960 के दशक में शुरू हुआ, तो ये आपको अंडरलाइन कर लेना अपनी बुक में कि 1960 के दशक के अंत में यानी लास्ट तक जो है वो हरित क्रांति जो है वो भारत में आया था।
अब इसमें बेसिकली देखो बच्चों किया क्या गया था, तो अब आगे पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इसको समरी में समझाऊंगी। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों के द्वारा गेहूं और चावल की खेती के तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक ही पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। इसके परिणाम स्वरूप ज़मीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। यद्यपि अति उपज प्रणाली वाले बीजों से अधिकतम उपज पैदा करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की ज़रूरत थी। अधिक उपज केवल अति उपज प्रणाली वाले बीज, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के संयोजन से ही संभव थी। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीके का सबसे पहले प्रयोग किया। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूपों और HYV बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों का प्रयोग किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहने के लिए मशीनें खरीदी, जिनमें जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया। इनसे गेहूं की ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई। चलो अब इसको हम एक बार थोड़ा सा समरी के रूप में समझ लेते हैं। देखो बच्चों, ये चित्र है, दिख रहा है आपको। अब इसमें आधुनिक कृषि विधि को देखो कैसे समझाया गया है हमें, कि आधुनिक कृषि यानी मॉडर्न वे ऑफ एग्रीकल्चर में क्या कर रहे हो आप। सबसे पहले खाद की जगह आप उर्वरक का उपयोग करोगे। कीटनाशक, फसलों को हम कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए कीटनाशकों का उपयोग करेंगे। जो सिंचाई की सुविधा है वो उन्नत स्तर की होगी। इसके अलावा जो आधुनिक यंत्र है आपके पास कृषि के लिए, ट्रैक्टर हो गया जैसे, इन सब का आप उपयोग करोगी खेती में। और मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि HYV बीज, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण, आप क्या कर रहे हो, जो आधुनिक बीज हैं उनका उपयोग कर रहे हो। अब जो HYV बीज होता है ये अधिक उपज देने वाली बीजें होती हैं। मतलब इसमें आपका उतनी ही ज़मीन से जो पौधे होंगे उनमें अधिक फल आएगा, जिससे क्या होगा, आपको अधिक उपज प्राप्त होगा। तो इसी विधि को क्या बोला गया है, आधुनिक तरीका, कृषि का आधुनिक तरीका। तो हमको 4 पॉइंट्स याद रखना है कि एक तो हम HYV बीज उपयोग कर रहे हैं, दूसरी चीज़ हम उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं, तीसरी चीज़ हम कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं, एंड चौथी बात क्या है कि सिंचाई की जो सुविधाएं हैं वो अधिक विकसित हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे हमें एक चीज़ और अंडरलाइन करनी है बुक में, वो ये अंडरलाइन करनी है कि इसका जो फ़ायदा है वो देखो, 3 स्टेट्स हैं आपके, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। मतलब ये 3 ऐसे राज्य जिन्होंने इस विधि को सबसे पहले शुरू किया और इस विधि का लाभ उठाया। ठीक है, देखो आज भी हम देखते हैं कि पंजाब हरियाणा के जो किसान हैं वो समृद्ध किसान हैं और राज्यों की तुलना में। तो उसका ऑब्वियसली बात हम समझ सकते हैं कि इन्होंने क्या किया, तकनीक का उपयोग पहले किया, जिससे इनकी आय बढ़ी। अब हम सभी को पता है कि जब आय बढ़ती है तो जो लोग होते हैं उनका जो जीवन स्तर है उसमें सुधार तो होता ही होता है। पालमपुर में, चलो अब आगे पढ़ते हैं। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती थी, परंतु जब HYV बीज का उपयोग किया गया तो देखो बच्चों, मतलब डबल से भी ज़्यादा 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है वो पहुंच गई है। और गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने के लिए अब क्या, अधिशेष गेहूं की मात्रा उपलब्ध है। अब अधिशेष क्या होता है, मतलब जैसे आपने गेहूं उगाया और उसके बाद जितना आपको अपने घर में उपयोग करना है, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा बच जाता है जिसे बाज़ार में बेचा जा सकता है, उसे हम कृषि अधिशेष कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, क्या भूमि यह धारण कर पाएगी। जैसा हमें पता ही है कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की ज़रूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है। उनके अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण
उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरकता में कमी हुई है। इसके अतिरिक्त नलकूपों में सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भौम जल का स्तर कम हो गया है। मिट्टी की उर्वरकता और भौम जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं, एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनः जीवित करना बहुत कठिन है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। यानी यहाँ पर हमने पहले हरित क्रांति के लाभ पढ़े, अब हरित क्रांति के हमें कुछ नुकसान बताए हुए हैं। जैसे पहला नुकसान क्या बोला गया है कि जो कृषि हम जिस ज़मीन पे कर रहे हैं उसमें हम कीटनाशकों के उपयोग के कारण जो मिट्टी है, जो मृदा है, वो क्या होगी, प्रदूषित हो गई, जिसकी वजह से जो उसकी उत्पादन क्षमता उसमें क्या हो रही है, गिरावट हो रही है। ठीक है। इसके अलावा हमने सिंचाई के साधन का अत्यधिक उपयोग किया, जिसकी वजह से जो पानी का स्तर है वो क्या है, घट गया है। ठीक है। तो ये दो है इसके हानि। इसके अलावा हम सभी को पता है, देखो बच्चों, जो कीटनाशक उपयोग किया गया पौधों के ऊपर डाला गया, ठीक है, तो वो पौधों से होते हुए पौधों पे हमने छिड़का, उसको पौधों के ऊपर आया, वो मिट्टी में भी जाएगा। पौधे जड़ होती है और जड़ जो होता है वो मिट्टी के अंदर होता है। तो जो मिट्टी में जो रसायन गया है, जो केमिकल, उसको जड़ क्या करेगी, अवशोषित करेगी, मतलब खींचेगी अपनी तरफ, और अंदर वो एब्जॉर्ब कर लेगा। और हम सभी को पता है कि नीचे क्या होता है, भौम जल होता है। तो यानी कीटनाशक के उपयोग से क्या हो गया है, जो भौम जल है वो प्रदूषित हो गया है। चलो अब देखो, यहाँ पर एक रिपोर्ट है जो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। देखो बच्चों, मेरा एक ही मानना है, हम पढ़ते किस लिए, नॉलेज के लिए पढ़ते, ज्ञान के लिए। तो जो भी मुझे थोड़ा लगता है कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, वो मैं आपको साथ साथ बताते चलूँगी, ताकि आप उसको समझो और अपना जो नॉलेज है उसको आप बढ़ाओ। ठीक है। तो देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग, पंजाब में रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग ने मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया है और पंजाब के किसानों को पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए अब अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों और अन्य आगतों का प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि वहाँ खेती की लागत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसका मतलब क्या, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि पंजाब हरियाणा में क्या किया, किसानों ने हरित क्रांति का सबसे पहले लाभ उठाया। अब सबसे पहले लाभ उठाया, उन्होंने क्या किया, खेती में जो रासायनिक खाद थे, कीटनाशक थे, उनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया, जिसकी वजह से वहाँ की जो भूमि है वो क्या होती जा रही है, मतलब उसका उपजाऊपन जो है वो क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। अब जो उपजाऊपन घटता जा रहा है, तो अगर आपको उत्पादन बढ़ाना है तो उसमें क्या करना होगा आपको, और मतलब खाद हो गया या और नई तकनीकें आपको यूज़ करनी होंगी, ताकि आप क्या कर सको, उस ज़मीन से ज़्यादा उत्पादन आप प्राप्त कर सको। ठीक है। इसका मतलब कि अल्टीमेटली जो किसान हैं उनके लिए खेती करने की जो लागत है वो बढ़ गई है। अब जो अगला टॉपिक है हमारा, पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार से बटी हुई है, वितरित है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने ये जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में 450 परिवारों में लगभग 1/3 अर्थात 150 लोगों के पास ही खेती के लिए भूमि 150 परिवार के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांश दलित हैं। बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्र फल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। खेती के ऐसे टुकड़ों पर खेती के लिए किसान के परिवार को पर्याप्त आमदनी नहीं होती है। यानी कि वहाँ पर सेम, जैसे हमें पता ही है कि सभी किसान बराबर तो होते नहीं, कुछ के पास ज़्यादा ज़मीन होती है, कुछ के पास कम ज़मीनें होती हैं। तो जिनके पास कम ज़मीन होती है उनके लिए कम ज़मीन से उत्पादन द्वारा गुजारा कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए, अब जो 5th टॉपिक है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, अदरवाइज़ फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा
और जैसा कि बच्चे मानते हैं कि एसएसटी बोरिंग होता है, बट मुझे ये चीज़ गलत साबित करना है। एसएसटी बोरिंग नहीं होता है। अगर आप पढ़ के समझोगे और पढ़ोगे तो आपको इसमें बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। और मैं इस तरह से पूरी कोशिश कर रही हूँ बच्चों कि आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, आप टेंशन फ्री रहिए इस चीज़ के लिए। और जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो भी मैं आपको करा रही हूँ, आप साथ साथ लिखते जाइए, करते जाइए, ताकि आपके लिए इकट्ठा बहुत सारा बर्डन ना हो। एंड होप अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे तो इसे एंजॉय करो, पढ़ो, समझो और यूँ ही आगे बढ़ो। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।